Hello students, welcome back. In this session we will discuss the doubts from our last test of functions. तो जो मैंने शीट अपलोड की थी PDF उसमें टेबल बने हुए हैं कुछ, उन टेबल्स में क्वेश्चन नंबर तो नहीं है खैर, बट आप फर्स्ट टेबल को क्वेश्चन नंबर 1 कहिए, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करने हैं. ये कुछ डाउट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. इसके अलावा अगर किसी का कोई और डाउट भी हुआ देन वी विल डिस्कस इट लेटर. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द इक्वेशन, आपके क्यूबिक टाइप की इक्वेशन दी गई है, इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0 to 3. तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस पी माइनस 2 अपॉन 2 x स्क्वेयर प्लस p माइनस 4 इंटू पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 x प्लस 2p minus 1, this is equal to 0. If this equation is satisfied by all values of x in the interval 0 to 3, in the interval 0 to 3, then sum of all possible integral values of p. तो ये कोई इक्वेशन दी है, क्यूबिक इक्वेशन हमें दिख रही है और कहा जा रहा है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल. इसका मतलब क्या है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं. इस इंटरवल की हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. इक्वेशन तो क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रियल रूट होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं. 0 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं ना. तो अगर किसी इक्वेशन के, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के उसकी डिग्री से ज़्यादा रूट होते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है? हमारी आइडेंटिटी. हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर किसी इक्वेशन के उसकी डिग्री से ज़्यादा रूट हो देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर राइट साइड में 0 है, राइट साइड में अगर 0 है तो हर टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा. हर टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4 0. यहाँ से आपको p मिला प्लस माइनस 2, या फिर पी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3. तो एक्स क्यूब की टर्म 0 कब होगी? अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो जाए. कोफिशिएंट 0 कब होगा? या तो प्लस माइनस 3 हो या प्लस माइनस 2 हो. तो p की 4 वैल्यूज मिल गई हमें यहाँ से. दूसरा केस, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए. एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये बॉक्स है, बॉक्स ऑफ p माइनस 2/2, इट शुड बी 0. अब बॉक्स 0 कब होता है? बॉक्स ऑफ x 0 कब होता है? व्हेन x लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन. तो इसका मतलब है कि ये जो p माइनस 2/2 है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 2 लेस देन 2. 2 ऐड कर देते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू p लेस देन 4. ये दूसरी कंडीशन आ गई दैट p लाइज बिटवीन 2 to 4. थर्ड पर चलते हैं. ये क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ x 0 कब होगा? एक तो p इज इक्वल टू 4 हो जाए, या फिर इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट क्या है? 2 and 3. तो p इज इक्वल टू 2, 3, 4. ये 3 सोल्यूशन इसके. p को इसके फैक्टर बना लिया हमने, p माइनस 2, p माइनस 3, 2 फैक्टर बनेंगे तो 2 और 3 यहाँ से आ गए. फिर ये बना हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 0 कब होगा? इंटीजर वैल्यूज पर. दैट मीन्स 2p माइनस 1 इज एन इंटीजर. अगर ये इंटीजर होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो हम देख लेते हैं पहले. तो ये 2p माइनस 1 इट शुड बी एन इंटीजर. तो यहाँ से पहले इन सभी से कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं. प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और यहाँ से हमें मिली 2 से 4. तो 2 से 4 और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? एक तो आएगी 2 और 3 भी आ जाएगी, एक आ जाएगी 3. 2, 3, 4 नहीं आ पाएगी, है ना. 4 तो यहाँ भी नहीं है. तो माइनस 2 और माइनस 3 तो यहीं से रिजेक्ट हो गई. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 2 and 3. और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लूँ तो वो भी क्या आ जाएगा? 2 and 3.
और जब हम p को 2 और 3 रखेंगे तो 2p माइनस 1 भी क्या बन जाएगा, एक इंटीजर ही बन जाएगा, और वो फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या बना अपने पास 2p माइनस 1, तो यहाँ से तो सभी वैल्यूज आ गई ना। तो फाइनल हमारे पास क्या क्या आंसर आए, 2 और 3, कि p की वैल्यू अगर आप 2 और 3 रखते हो तो हर टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, हर टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, इसके इन्फानाइट रूट्स हो जाएंगे। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया इंटरवल। मैं इंटरवल कुछ भी दे दूँ, x बिलोंग्स टू से 1 से 2, ये दे दिया मैंने इंटरवल, कि इस इंटरवल की हर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। दैट मीन्स अगेन इसके कितने रूट हो गए, इन्फानाइट, फिर भी प्रोसेस पूरे का पूरा कंसेप्ट क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आइडेंटिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर इधर 0 नहीं होती, उधर भी कुछ टर्म्स होती है हमारे पास, तो हम क्या करते, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स कंपेयर करते, सेम डिग्री की टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते। इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी सेट है कि वो सारी टर्म्स इधर ला रखी हैं, तो हर टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। सो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, और आपको निकालना है gx है हमारे पास f ऑफ f। कितनी बार कंपोजिशन लिया, n टाइम्स कंपोजिशन है, ऐसे ही चलते रहेंगे हम, और ये n टाइम्स कंपोजिशन है, यहाँ से लेकर ये टोटल fn है अपने पास। तो कंपोजिशन कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स कंपोजिट ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। ये टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ब्रैकेट लगा था अपना वो f तक लगा था, लास्ट तक। तो आप मुझे लगता है देख पाएंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो f से लेकर लास्ट तक ये टोटल n टाइम्स f लिखा हुआ है। तो कंपोजिशन ऑपरेशन कितनी बार अप्लाई हुआ है, n-1 टाइम्स अप्लाई हुआ है। आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें निकालना क्या है, इफ द इक्वेशन gx इज इक्वल टू k वेयर k इज सम नंबर, k है हमारा 0 से 2 के बीच में कोई नंबर है, k बिलोंग्स टू 0 to 2, हैज 8 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ n इज। पहले आपको एक फंक्शन दिया f(x), उसकी हेल्प से उस पर कंपोजिशन ऑपरेशन अप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाया गया है gx। फिर आपको दिया गया है कि gx इक्वल टू k के कितने सॉल्यूशन है, 8 सॉल्यूशन है। gx इज इक्वल टू k हैज़ 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमें ग्राफिकली टारगेट करना है। पहले मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाएं। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। ये पॉइंट आपका आ गया 0,2 और ये पॉइंट है 2,0। दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x). क्लियर। अब अगर आप एक बार कंपोजिशन लोगे, f ऑफ f(x) का ग्राफ कैसे बनेगा, f ऑफ f(x) का ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ, या इसी में दिखाता हूँ f ऑफ f(x) का ग्राफ कैसे बनेगा। f ऑफ f(x) में हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) माइनस 2। तो f ऑफ f(x) कैसे निकलेगा, जहाँ पर x है वहाँ पर f(x) डाल दो आप, तो मॉड ऑफ f(x) माइनस 2 आ गया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। पहले f(x) का ग्राफ लिया, उसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया। ये है f(x) का ग्राफ, इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करो। जब मैं इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़ 2 यूनिट नीचे। ये 0 पर था तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 2,-2 बन जाएगा इस पॉइंट का। और इसके पैरेलल लाइन, ये लाइन 0 है, जब इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे यहाँ से पास कर जाएगी, तो इसके पैरेलल लाइन। तो ग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट्स डाउनवर्ड। f(x) को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, और इधर से भी हम इसे कंटिन्यू करें। ये इतना ग्राफ आ गया।
क्लियर है। अब उस पर मोड भी लगा है। मोड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। यह हमने देखा था कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस में। अगर हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये लाइन है हमारी x = 2। ये लाइन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि ये पॉइंट अब यहाँ पहुँच जाएगा 2 पर। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ गया। इसे हटा देता हूँ, ये हमने दिया हटा। ये किसका ग्राफ आया, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये है f(f(x) का। ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, f(f(x) का। कैसे बनाया, पहले f(x) का ग्राफ बनाया, 2 यूनिट नीचे स्लाइड और फिर मोड ले लिया। मोड ने नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर पॉजिटिव कर दिया। अब अगर कोई लाइन है, हमें क्या देखना है, gx। क्या हम हर बार आपको एक कंपोजिशन लो, उसके बाद आप चेक करो कि gx = k के कितने सोल्यूशन है। gx = k मतलब gx तो ये फंक्शन आई गया अपने पास, दिस इज gx। k क्या है, k एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। y = k है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से 2 के बीच में ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वो इस ग्राफ को जितनी बार कट करेगी दैट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर दूं, लेट दिस इज द लाइन y = k, ये कोई लाइन है y = k। इसने ग्राफ को कितनी बार कट किया, 1 2 और ये 3 4। तो gx = k के तो अभी कितने सोल्यूशन आए अपने पास, सिर्फ 4 ही सोल्यूशन आए। आप y = k लाइन कहीं भी ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ कर लो, तब भी से कितने सोल्यूशन आएंगे, 4 ही सोल्यूशन आएंगे ना। देखो 1 2 3 और 4 ही सोल्यूशन आएंगे। आप 0 से 2 में से कहीं भी ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन मिलेंगे। आई थिंक यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 4n = 1 से तो अपनी बात नहीं बनी। अब n कितने हैं यहाँ पर, n की वैल्यू क्या है, 2 हो गई। कंपोजिशन एक बार, n की वैल्यू क्या है 2, f(f(x) 2 f आ गए। अगली बार अब हम क्या करें, एक बार और कंपोजिशन लेते हैं, फिर f(f(x). तो अगर ये फंक्शन, इसको मैं hx कह देता हूँ, तो f(f(x) क्या है, ये हमारे पास f में मुझे hx ही रखना है, ऐसे कह सकता हूँ f(f(x), ये hx कह दिया था इसको, तो f(hx) है। f(hx) का मतलब क्या है कि जो fx है उसमें मुझे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, hx - 2/2। ये इंपॉर्टेंट है बस। अब अगेन ये ग्राफ कैसे बनाएं, ये ग्राफ, इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले hx का ग्राफ है हमारे पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ hx। उधर बना लेता हूँ मैं, hx का ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ hx। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं भाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ hx। अब मुझे इसे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, hx - 2, मुझे इसे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है। तो मैंने एक मेथड बताया था, ग्राफ को नीचे शिफ्ट करने के बजाय y एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर लो 2 यूनिट। तो पहले x एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लो। तो ये x एक्सिस है, इसे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से हटाई x एक्सिस और इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, दिस इज आवर न्यू x एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये ग्राफ किसका बना अभी तक ग्राफ बना है hx - 2। इतने पोर्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, वो hx - 2। ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, 0, -2। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पहले क्या था 2, 2। अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 2, 0। कोरोस्पोंडिंगली ये सब पॉइंट आ गए। लेकिन हमें तो मोड भी लगाना है ना, मोड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है आप उसकी मिरर इमेज ले लो, ये ले ली मिरर इमेज इस पोर्शन की, और फिर इस तरह हम मिरर इमेज ले लें इस पोर्शन की। तो नाउ दिस इज द फाइनल ग्राफ। तो जो ब्लैक वाला है वो मेरा फाइनल ग्राफ है भाई, दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ। 2 बार कंपोजिशन लेने के बाद, 2 बार कंपोजिशन लिया ना हमने f में, f(f(x), f 3 बार आया, कंपोजिशन ऑपरेशन 2 बार लगा, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आया। अब आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, y = k, ये 2 है पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0, 2। तो ये लाइन आप स्लाइड कर लो, ऐसे कैसे भी स्लाइड कर लो, सेम बिहेव करेगी। नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन आ गए। तो जब आपने n की वैल्यू ली 3, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आए, 6। अब आपको दोबारा, अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब एक बार और कंपोजिशन ट्राई करते हैं। वैसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ ही जाएंगे।
अगर करनी है तो देखो सीधा इसी ग्राफ में कर देता हूँ मैं एक बार, इसको आगे थोड़ा सा। मुझे क्या करना है, पहले इसी ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा, ये कर दिया, इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट, और फिर इसकी मिरर इमेज ले लूंगा। इसकी मिरर इमेज ये आ जाएगी, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ। ये पहाड़ियाँ सी बन जाएंगी ऐसी। और अब मेरा फाइनल ग्राफ क्या आया, दिस इज माई फाइनल ग्राफ। ये 4 बार ये आ गया भाई, है ना। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोल्यूशन आ गया, एग्जैक्टली 8 सोल्यूशन। तो देखो कितनी बार 3 बार लेने पर नहीं आए थे, 4 बार कंपोजिशन ली तो सोल्यूशन मिल गए। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एन इज 5, एन की वैल्यू हमारी बन गई है 5। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा ग्राफिकली ही डील करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इससे अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या है, आपको एक फंक्शन, एक इक्वेशन दी है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, और ये कहाँ तक है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एन ए, दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट गिवन है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन आर। हमें बताना है एफ एक्स पीरियोडिक है, देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का पीरियड बताना है। तो सिंपल से एक ट्रांसफॉर्मेशन लगानी थी इसमें, रिप्लेस x बाय x प्लस ए। अगर मैं x को, x तो इनपुट है ना, मैं इसको इनपुट 1 2 3 कुछ भी दे सकता हूँ। x को 1 रखो, 1 1 प्लस ए 1 प्लस, x को 2 रख दो, x को 3 रख दो। इस तरह x को x प्लस ए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। तो रिप्लेस x बाय x प्लस ए, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3a, एफ ऑफ एक्स प्लस एन ए, और ये टर्म क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू ऐसी बन जाएगी, इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट तो उधर ऐसा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये तो कॉन्स्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, इसको नंबर 1 करो, दिस इज नंबर 2, 2 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये क्या होगा, देखो ये सभी टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये टर्म बचेगी, यहाँ से ये, तो एफ ऑफ, और ये इधर कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू ए, दिस इज माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एन प्लस 1 इंटू ए इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स। क्लियर है ना, हम ये कह सकते हैं दैट एन प्लस 1 इज द पीरियड। इसको टी मान लो, दैट दिस इज टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के, देयरफॉर टी इज द पीरियड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इस टाइप की टेक्निक सब आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये था भाई 6th, ये है 7th और ये है 8th। 8th में तो हमें इन्वर्स निकालना था, तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक फंक्शन दिया है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 टू ई पावर -3/2 है, -3/2 है, 0 टू ई पावर -3/2, ये तो इसकी डोमेन है।
और इसकी जो कोडोमेन है दैट इज -1/4 टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू ln x स्क्वेयर प्लस 3ln x प्लस 2। अब हमें बताना है f इनवर्स x क्या है। तो पहली चीज़ तो क्या अभी क्वाड्रेटिक सा दिया हुआ है कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए उन्होंने डोमेन ऑटोमेटिकली सेट कर रखी है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, तब हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। अदरवाइज अगर चारों ऑप्शन कोई फंक्शन दे रखे हैं तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। अब हम कैसे निकालते हैं इसको? y के इक्वल रखो, क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेते हैं। ln x स्क्वेयर प्लस 3ln x प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और ln x को या तो t मान लो या यहीं कर देता हूँ। ln x की वैल्यू क्या आएगी? अगर इसे t मानूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी ना -3 प्लस -9 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 4y अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एंटीलॉग ले लिया मैंने, x इज -3 प्लस -9 माइनस 1 8 4y प्लस 1/2। तो दो ऑप्शन है अब मेरे पास। कौन सा फंक्शन? x इज इक्वल टू e⁻³ प्लस 4y प्लस 1/2 ये है हमारा फंक्शन, या फिर x इज इक्वल टू e⁻³ माइनस 4y प्लस 1/2। इन दोनों में से कौन सा? अगला स्टेप तो क्लियर है ना, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? f इन g इनवर्स g y से या f इनवर्स y से। तो इफ y इज इक्वल टू fx देन x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये है। तो अगला स्टेप तो मेरा इन दोनों को f इनवर्स से रिप्लेस करना, वो कर देंगे। पहले देखें कौन सा है इन्वर्टिबल फंक्शन। इसमें कैसे चेक करते हैं? हमने वैल्यू किसकी निकाली? x की। तो हम किसको किसके साथ कंपेयर करें? आप इसकी रेंज निकालो इस एक्सप्रेशन की, यहाँ से आप इसकी रेंज निकालो, दैट मीन्स आप x की रेंज निकालोगे, और x की रेंज आपको गिवन है 0 से e⁻³ दिस इज द रेंज ऑफ x, 0 से e⁻³ तो अगर आप लेते हो ये फंक्शन, देखो y क्या है? y है -1/4 से इन्फिनिटी, y है -1/4 से इन्फिनिटी। तो रूट कहाँ से वैरी करेगा? 4y प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका रूट भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा 0 से इन्फिनिटी मूव करेगा। इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का आउटपुट होगा 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? जब y हमारा -1/4 से इन्फिनिटी होगा। जब आप इसमें -3 ऐड करोगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? -3 ऐड कर दो इसमें, तो ये बनेगा -3/2 से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ना। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की रेंज क्या है? -3/2 से इन्फिनिटी। लेकिन हमें रेंज क्या दे रखी है? 0 से e⁻³ इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं। तो हमें किसको कंपेयर करना है? हमें x को कंपेयर करना है। यहाँ से आपके पास x की जो रेंज आई है वो निकालो, उसको कंपेयर करो जो गिवन रेंज है। यहाँ से देखो आप इसकी रेंज तो वही है ना, 0 से इन्फिनिटी, माइनस लगा देंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारी? -∞ से -3/2। तो इसकी रेंज अपनी क्या आ गई? -∞। इस एक्सप्रेशन की रेंज आएगी -∞ से -3/2, और ये e के ऊपर रखा हुआ है, तो x की रेंज वही आ गई अपनी। जब x को आप दोगे इसको आप दोगे -∞, तो e⁻∞ क्या हो जाएगा? 0। e⁻∞ 0, तो इस एक्सप्रेशन की रेंज क्या होगी? -∞ पर ये 0 जाएगा, और जब आप ये -3/2 दोगे तो e⁻³ सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर आप x ये लेते हो तो x की रेंज ये है। अगर आप ये वाला फंक्शन लेते हो, अगर ये फंक्शन लोगे तो x की रेंज क्या आ जाएगी? e⁻³ से लेकर इन्फिनिटी तक। x की रेंज आ जाएगी e⁻³ से इन्फिनिटी। देयरफॉर क्लियर हो गया, हमारा आंसर ये है। तो f इनवर्स x, यहाँ से अब हम f इनवर्स x लिख देंगे। पहले f इनवर्स y लिखो, वो क्या आ जाएगा? e⁻³ माइनस 4y प्लस 1/2, ये आ गया। अब रिप्लेस y बाय x,
अब तो आप y को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो ना, वो तो एक इनपुट वेरिएबल है। आप x से करो, k से करो, l m n p q r सभी से किसी से भी कर लो, तो वो आपके पास सीधा फंक्शन आ जाएगा f इनवर्स x। तो f इनवर्स x क्या बनेगा? f इनवर्स x इज e पावर -3 -4x + 1/2। दिस इज f इनवर्स x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 9? 8 के आगे ही 9 है। तो हमें क्या गिवन है? जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था ना, उसका नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था x² + bx + c, और आपको दिया है f(2 + t), दिस इज इक्वल टू f(2 - t)। तो ये कुछ याद आया? ये एक्सप्रेशन अगर f(a + x), ये है a + x इज इक्वल टू a - x होता है, दिस इंप्लाइज दैट f इज सिमेट्रिक अबाउट x, या इस केस में t इज इक्वल टू 2 लाइन। तो इसका मतलब आप यहाँ से ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हो, कोई ज़रूरत है नहीं लिखने की, इसको बेवजह लिख रहे हैं। f(2 + x इज इक्वल टू f(2 - x) भी होगा, और इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2 लाइन। जब भी ऐसा होता है f(a + x इज इक्वल टू f(a - x), देन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a लाइन। और ये तो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, इसका ग्राफ हमें पता है वर्टिकली अब पैराबोला होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, और ये अपनी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट एक्सिस, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा? 2, x को 2 रखो तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। तो वर्टेक्स हमें पता चल गया इसका। हमें नहीं पता इसके रूट रियल है नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इसका वर्टेक्स ये है। तो मैं x एक्सिस यहाँ भी बना सकता हूँ, x एक्सिस यहाँ भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो वर्टेक्स है हमारा ये 2। अब आप क्वाड्रेटिक पैराबोला में वर्टेक्स का अब शीशा पता चल गया 2 है। अब आप 2 से जितनी दूर जाओगे, है ना, ऐसे अगर आप 2 से सेम डिस्टेंस पे मूव करते हो तो आपकी वैल्यू सेम होगी। से आप 2 से h यूनिट पीछे गए तो ये पॉइंट, और 2 से आप h यूनिट आगे गए तो ये पॉइंट, ये सेम हाइट पर होंगे, ये वैल्यू हमारी सेम होगी दोनों। आप 2 से जितना दूर जाओगे, जितनी ज़्यादा दूर जाओगे उतनी ही फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो हमें क्या क्या कंपेयर करना है? तो अगर आप 2 से गए, से आपको 8 से, मैं मान लेता हूँ 8 यहाँ पर है, और एक हम कंपेयर कर लेते हैं 1 को, f2, f8 और f1 को कंपेयर करते हैं। 8 के केस में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ेगा फंक्शन का आउटपुट बढ़ता चला जाएगा ना, फाइनली तो उसे पॉजिटिव होना ही है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, तो वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी? इस पॉइंट पर वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा दूर होगा, जो इनपुट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा दूर होगा, उस पर फंक्शन का आउटपुट ज़्यादा आएगा। क्लियर है? कहीं से भी आप शुरू कर लो, आप यहाँ से शुरू करो। सो अब आपको क्या देखना है? आपके पास एक तो है 2, एक है 1, और किसको कंपेयर किया था तीसरा? देख लेता हूँ मैं, 4 है शायद। 1, 2 और 4 को कंपेयर करना है हमें। 1, 2 और 4। 2 तो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, x इक्वल टू 2 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो अब 4 पर जो आउटपुट है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू आउटपुट एट 1। तो सबसे छोटी वैल्यू तो f2 ही है, वर्टेक्स है सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा? f1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? f4। तो जितना आप वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से दूर जाओगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। ये आप कंसेप्ट बना लो अपवर्ड पैराबोला के लिए।
जितना आप वर्टेक्स से दूर जाओगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, डाउनवर्ड में इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये रिलेशन इसका यूज़ करना था हमें। यहाँ से हमें x=2 मिल गया, फिर हमें ये कंसेप्ट लगाना है क्वाड्रेटिक वाला। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ ली, लोकेशन ऑफ रूट पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ सब पढ़ लिया। तो अब ये इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 10? 18, 23। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 mod x = 2 माइनस mod of x। तो ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको कि एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक इक्वेशन को आप कभी सोल्व नहीं कर पाओगे। इनके सॉल्यूशन या तो ग्राफिकल मेथड से आएंगे या फिर रेंज कंपैरिजन से आएंगे। तो देखें, इसका ग्राफ बना लेते हैं। 3 पावर mod x का ग्राफ, 3 पावर f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना बताया था मैंने कि राइट साइड में पहले 3 पावर x का ग्राफ बनाओ। दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो हटा दो, mod x का ग्राफ इवन फंक्शन होगा ना, ये f ऑफ mod x इज एन इवन फंक्शन। तो जैसा राइट में है ग्राफ वैसा ही ग्राफ आप लेफ्ट में बना दो। तो आप 3 पावर -x का ग्राफ बनाते अगर, तो वो ऐसे जाता 3 पावर -x का, इन दोनों को हटा दो तो यहाँ पर ये वर्टिकल शार्प कॉर्नर आ जाएगा वही ऐसे। ये तो बन गया 3 पावर mod x का ग्राफ। अलग से बना लेता हूँ एक 2 माइनस mod x का ग्राफ। पहले माइनस mod x का ग्राफ ये बना, mod x के ग्राफ को उल्टा कर दो तो माइनस mod x का, इसे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 माइनस mod x। तो ये ग्राफ आ गया अपना 2 माइनस mod x का, ये वाला। लेकिन इसके बाहर एक और मोड लगा है, बाहर मोड लगा है तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इधर हो जाएगा ऐसे, तो W बन गया। यहाँ पर बनाते हैं इस ग्राफ को 2 माइनस mod x का। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमें पता है ना, ये 0,1 है। तो 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये पॉइंट है 0,2। हमारा ग्राफ यहाँ से चलेगा, ऐसे आएगा। उसके बाद अब आप लोगों को हो गई कंफ्यूजन। कुछ लोगों ने इसके आंसर 4 कह दिए, 2 आंसर तो आ गए ना, 2 सॉल्यूशन है। ये जहाँ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो सॉल्यूशन आ गए। लेकिन ये लाइन अब कैसे जाए? क्या ये लाइन ऐसे जाएगी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इसके नीचे रहेगा ऐसे, ये ऊपर चलती रहे? आप ये चीज़ जान लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा होता है। ये तो सिंपली एक लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो 2 + x टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। इसकी इक्वेशन होगी x - 2। इस लाइन की अगर आप इक्वेशन लिखोगे y = x - 2 आ जाएगी। यहाँ से ये पॉइंट है 2,0। इसकी स्लोप 1 यूनिट है। इसका रेट ऑफ चेंज तो कांस्टेंट है ना, 1 है रेट ऑफ चेंज। तो और आप वैल्यू निकाल कर देख लें किसी भी एक पॉइंट पर, तो ग्राफ इसका, ये जो y = x लाइन है, इसकी स्लोप क्या है? ये है हमारे पास 3 पावर mod x। इसकी ये इक्वेशन क्या है? 3 पावर x। अगर आप इसकी स्लोप निकालने जाओगे डिफ्रेंशिएट करके तो स्लोप क्या आएगी? 3 पावर x × log 3। log 3 की वैल्यू > 1 है और 3 पावर x इस तरफ x > 0 है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या है? 1 से बड़ी है। ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो ये स्लोप तो हमारी > 1 है। ये स्लोप शुरू से ही > 1 है और इस लाइन की स्लोप क्या है? 1। तो इसका रेट ऑफ चेंज इससे बहुत ही कम है। अगर इसका रेट ऑफ चेंज इससे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, तो ये ग्राफ कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह इधर भी ये जो लाइन होगी ये इसके नीचे निकल जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो थोड़ी देर में सीधे वर्टिकल टाइप के हो जाते हैं, इनका रेट ऑफ चेंज होता रहता है ना। जैसे ही x की वैल्यू आप बढ़ाओगे, रेट ऑफ चेंज देखो बढ़ता चला जा रहा है एक्सपोनेंशियली। x 0 पर रेट ऑफ चेंज अलग है, x को 1 रख दो तो रेट ऑफ चेंज 3 टाइम्स हो गया, x को 2 रखो रेट ऑफ चेंज 9 टाइम्स हो गया। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन इसको कभी कट नहीं कर पाएगा। तो आपको मैं एक और होमवर्क देता हूँ, आप e पावर x और x² का ग्राफ बनाएं, सेम उस पर e पावर x और x² का ग्राफ बनाएं और इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें, तो वहाँ से आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये सबको बनाना है भाई ग्राफ ई पावर एक्स एंड एक्स स्क्वेयर दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है हमें। वहां से आपको ये ग्राफ क्लियर हो जाएंगे, और जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास डाउट लिखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था, कौन सा था ये, 10 के बाद ये 11 आ गया और ये है 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन होना चाहिए था। R से 1 पे एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, ऑल रियल नंबर, डोमेन है ऑल रियल नंबर। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज log बेस 10 है, और 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1 का रूट है, बाहर प्लस 10 भी है। ये इसकी आर्ग्यूमेंट हो गई लॉग की पूरी। और हमें कहा है fx इज सर्जेक्टिव। fx सर्जेक्टिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इफ fx इज सर्जेक्टिव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर fx सर्जेक्टिव है इसका मतलब रेंज पता चल गया हमें। रेंज क्या है, रेंज इज 1 to infinity। इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, 1 to infinity। क्लियर है। देखें अब log 10, अगर ये वैल्यू स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो जब ये 0 होगा, इसको 0 होना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो पहला केस में समझाने के लिए ले लेता हूँ, इस क्वाड्रेटिक पर आ जाते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1। या तो इसके रूट रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, दो ही केस होते हैं। अगर इसके रूट रियल हुए तो क्या होगा, अगर इसके रूट रियल हुए तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसे। दो रूट है इसके रियल, अल्फा और बीटा, ये मान लिया। अब अपने रूट्स के बीच में तो नेगेटिव हो गया ना पैराबोला, इसका मतलब ये वाले इनपुट मैं रूट को नहीं दे पाऊंगा। ये जो मेरा फंक्शन है ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस k प्लस 1, इसकी डोमेन अब क्या हो गई, इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा नॉन नेगेटिव इनपुट लेता है ना, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल माइनस अल्फा से बीटा, ये हो गई इसकी डोमेन। लेकिन हमें डोमेन क्या गिवन है, हमें डोमेन गिवन है ऑल रियल नंबर। क्लियर है। अगर इस इक्वेशन के रूट रियल हो जाते हैं तो ये अपने रूट्स के बीच में हो जाएगी नेगेटिव, और अगर ये अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव हो गई तो ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है इसकी डोमेन हो जाएगी रियल से रियल माइनस अल्फा टू बीटा। मतलब ऑल रियल नंबर नहीं रह पाएंगे डोमेन में, जो कि गिवन है, हमारी कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। इसका मतलब रूट्स रियल तो हो ही नहीं सकते, है ना। डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। एक केस तो ये था रियल एंड डिस्टिंक्ट का। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख देता हूं मैं, और ये रियल एंड इक्वल, और ये नॉन रियल, ऐसे 3 केस। अब दूसरा केस, अगर रूट्स नॉन रियल हो जाते हैं, इस पर आ जाता हूं। इफ रूट्स आर नॉन रियल, अगर रूट्स नॉन रियल हैं तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ होगी, इसे कोई भी मान लो, इसे y1 से इन्फिनिटी। ये पॉइंट अगर मैं x1, y1 मान लेता हूँ तो इसकी रेंज क्या होगी, y1 से इन्फिनिटी। और स्क्वायर रूट का आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या होगा, रूट y1 से इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। इसमें 10 और ऐड कर दो, तो जो लॉग के पास इनपुट जा रहा है वो क्या जाएगा, 10 प्लस रूट y1। जब लॉग को मिनिमम, लॉग का बेस क्या है 10, तो उसको मिनिमम आउटपुट आपने क्या दिया, मिनिमम इनपुट आपने क्या दिया, 10 प्लस रूट y1। 10 प्लस रूट y1 पर वो वैल्यू क्या देगा, 1 से बड़ी, क्योंकि log 10 बेस 10 1 होगा, और log 10 प्लस रूट y1 1 से बड़ी वैल्यू होगी। तो इस केस में हमारी जो रेंज होगी वो 1 नहीं हो पाएगी, रेंज में अपनी 1 नहीं आ पाएगा, फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। फिर से देखो एक बार, अगर रूट्स हुए नॉन रियल, रूट्स अगर नॉन रियल हुए तो ग्राफ ऐसा होगा पैराबोला का, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी y1 पॉजिटिव, है ना, अपवर्ड पैराबोला है, मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गई, क्योंकि इसके रूट्स नॉन रियल हैं, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन पर आते हैं सर्जेक्टिव वाली पर।
अब जो पैराबोला की मिनिमम वैल्यू है वो है y1, तो स्क्वायर रूट को क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू y1, तो उसका मिनिमम आउटपुट क्या होगा रूट y1। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इस वाले केस को समझने के लिए, सबसे पहले आया x किसके पास गया, x गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने मिनिमम वैल्यू क्या दी y1 से लेकर इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू, ये नॉन रियल वाला केस ले रहा हूँ सिर्फ में, मिनिमम वैल्यू y1 पॉजिटिव है, ये किसके पास गई, ये गई रूट के पास। रूट ने क्या आउटपुट दे दिया रूट y1 से इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू किसके पास आई, ये वैल्यू आ गई रूट y1 प्लस 10। लॉग के पास क्या जा रहा है, लॉग के पास मिनिमम क्या जा रहा है, लॉग के पास तो ये जा रहा है ना रूट y1 प्लस 10 से लेकर इन्फिनिटी, ये गया लॉग के पास, तो लॉग बेस 10 था। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 1 से तो बड़ा ही होगा। सो इसका आउटपुट हम कैसे दिखाएं, क्योंकि लॉग को इनपुट क्या मिल रहा है 10 से ज़्यादा, तो उसका आउटपुट क्या होगा, लॉग का ग्राफ, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग 10 बेस 10 1 होगा, तो जब आप उसको 10 से ज़्यादा इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट क्या होगा 1 से ज़्यादा रहेगा। तो ये वाला केस भी हमें नहीं चाहिए। तो अब एक ही केस बचता है रियल एंड इक्वल। हमें कैसे पैराबोला कैसा होना चाहिए, ऐसा कि रूट्स इक्वल होंगे दोनों। क्यों, अब जो स्क्वायर रूट ये जो y1 है इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी इधर 0। अगर ये वाला केस होगा तो पैराबोला का आउटपुट क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, ये आउटपुट होगा इसका। स्क्वायर रूट को मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, तो वो भी क्या रिटर्न कर देगा 0 से इन्फिनिटी। जब इसे 0 से इन्फिनिटी मिलेगा तो अब लॉग के पास क्या जा रहा है 10 से इन्फिनिटी, और लॉग को जब 10 से इन्फिनिटी मिलेगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा 1 से इन्फिनिटी। तो अब केस क्या बना कि इस इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सो क्वेश्चन अच्छा था, सभी केस देख लिया आपने क्वाड्रेटिक के बारे में, और आइडिया कंपोजिट फंक्शन कैसे वर्क करते हैं ये हमने देख लिया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारी टेस्ट की डिस्कशन खत्म हुई। आगे कंटिन्यू करो पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।